अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवशा महमूद। और इस प्रोग्राम में हम लोग पाकिस्तान के माशी हालात के हवाले से बात करने वाले हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी एक बड़ी ख़बर से, और बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान में डॉलर की कदर में जो है वो कमी देखने में आई है और एक बड़ा जो है इजाफा रुपए की कदर में देखा गया है। रुपया तगड़ा और डॉलर की कदर में कमी आई है। कल से लेकर अब तक डॉलर की कदर में 21 रुपए का बड़ा इजाफा देखा गया है। स्टॉक मार्केट में जो है स्टॉक मार्केट भी एक अच्छे पॉइंट से बंद हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हुकूमत ने, अगर आईएमएफ के कर्ज के हवाले से बात करें, हुकूमत ने आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो इनकम्प्लीट ही छोड़ने का फैसला किया है। पाकिस्तान के माशी हालात किस तरफ जा रही हैं, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर बात करूँ बजट के हवाले से, बजट पेश करने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। बजट में आवाम को कितना रिलीफ मिल सकता है, इसके अलावा जितने भी दीगर इदारे हैं बजट में वो कितना मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, ये भी हम लोग आज इस प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आगे बढ़ूं तो आपको बताऊं, एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र पराचा ने स्टेट बैंक के इस इकदाम को खुशाइंद करार दिया है। और वो इकदाम ये है कि बैरून मुल्क किसी भी किस्म की अदायगी, ख़रीदारी वगैरह के लिए हम लोग पाकिस्तान से क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अदायगी कर सकते हैं और इससे डॉलर की कदर में ख़ासी कमी मुतवक्के हो सकती है, ऐसा कहना है ज़फ़र पराचा का। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से हम लोग आज प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। जबकि दूसरी जानिब एफबीआई टैक्स वसूलियों में कमी देखने में आई है। कमी क्यों हो रही है और इसको रिकवर किस तरह किया जा सकता है। साथ ही वफाकी वज़ीर तजारत के कराची में सनतकारों से मुलाकात, अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में किस हवाले से गुफ्तगू की गई, सनतकारों को किस हवाले से ब्रीफ किया गया है और पाकिस्तान की माशी तरक्की में कितना जो है वो कलीदी किरदार ये मुलाकात निभा सकती है, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तज्ज़ियाकार हमज़ा गिलानी, उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। सबसे पहले तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी स्टॉक मार्केट का अहवाल। आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का अहवाल क्या रहा? कराची स्टॉक मार्केट में आज ट्रेडिंग के अंदर हमने देखा कि उतार चढ़ाव रहा कि एशियन वेट इंडेक्स का जब आगाज़ हुआ तो ग्रीन जोन के साथ हुआ था। ताहम एक र्यूमर चली थी कुछ दिन कबल के एडवांस टैक्स आ रहा है, कंपनीज़ ने इस हवाले से बेहतरीन डिविडेंड्स देनी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से कराची स्टॉक मार्केट के अंदर बड़ी तेज़ी बरपा हो गई थी। लेकिन वो रूमर्स दम तोड़ गई कि आने वाले बजट के अंदर एडवांस टैक्स हो सकता है कि ना लगाया जाए, जिसकी वजह से आज करेक्शन देखी गई, रिकवरी भी हुई और कराची स्टॉक मार्केट का आगाज़ 63 पॉइंट्स की कमी से 41,200 पॉइंट्स की नफसातियत पे हुआ। थोड़ा बहुत हमने देखा कि ब्लू चिप कंपनीज़ के शेयर्स में काम हुआ, ख़ास तौर पे ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर हमने देखा कि कंपनीज़ के शेयर में नुमाया खरीदो फरोख्त रही। ओवरऑल रुपये की कदर में आज बेहतरी देखी गई, जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। सियासी कशीदगी भी कम हुई है, जिसकी वजह से कराची स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट के अंदर आज हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, जिसकी वजह से KSE 100 इंडेक्स की पोजीशन 41,200 पॉइंट्स की सतह पर रही। 20 सेकंड सेशन में कराची स्टॉक मार्केट ग्रीन स्केल पे भी गई, रेड स्केल के पे भी गई, उतार चढ़ाव का सिलसिला रहा, जिसकी वजह से कराची स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पे 9 मिलियन का जो है वो काम हुआ है। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में आज पोजीशन बेहतर रही है। ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज जो है वो सनतकार जितने भी उनका एतमाद तो बहाल हुआ है, लेकिन साथ ही बताइएगा कि ये जो जितनी भी तब्दीलियाँ हो रही हैं ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म के लिए हैं? देखें, कराची स्टॉक मार्केट जो है वो आपको मालूम है कि मुआशी हालात की वजह से और सियासी कशीदगी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम में रही और इस वक्त सियासी कशीदगी में काफ़ी कमी आई है, बल्कि स्टेबिलिटी आई है, जिसकी वजह से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है। और तमाम सरमायाकार जो हैं वो इस वक्त बजट पर निगाहें मरकूज़ किए हुए हैं कि बजट में कौन से टैक्सेस लगाए जाते हैं, कौन से टैक्सेस में कमी की जाती है। बहुत सारी तजावीज़ सामने आई हैं। एक तजवीज़ ये भी आई है कि एडवांस टैक्स जो है वो लगा दिया जाए, एक तजवीज़ ये आई है कि कैपिटल वैल्यू टैक्स के अंदर कमी कर दी जाए। सारी तजावीज़ सामने आ रही हैं। अभी तो बजट से कबल ये तमाम तजावीज़ आती हैं तो उसका भी एक इम्पैक्ट है, रूमर्स का भी एक इम्पैक्ट आता है और काफ़ी मोहतात हो जाता है इन्वेस्टर। इसीलिए कराची स्टॉक मार्केट के अंदर हमने देखा कि आज ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट नहीं हुई, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गई, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गई, एक मॉडरेट लेवल पे स्पेकुलेशन रही। थोड़ी रेंज के अंदर जो हमने देखा कि रिकवरी रही, कुछ पॉइंट्स प्लस हो जाती थी, कुछ पॉइंट्स माइनस हो जाती थी और इसी वजह से आज कराची स्टॉक मार्केट में KSE वेट इंडेक्स 63 पॉइंट्स की
कमी से 41,266 पॉइंट की नफसियातियत पे बंद हुआ और 134 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर्स ग्रीन स्केल पे ट्रेड हुए और 131 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर्स रेड स्केल पे ट्रेड हुए। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट के अंदर आज सरमायाकारों ने इन्वेस्टमेंट की। ब्लू चिप कंपनीज के शेयर में ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम हुआ, सीमेंट सेक्टर में काम हुआ, बैंकिंग सेक्टर में काम हुआ। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग जो है वो आज बेहतर रही है। ठीक है, ट्रेडिंग का मिला जुला रुझान रहा आज। ठीक है, अगर ओपन मार्केट के हवाले से बात करें तो रुपए की कदर में बेहतरी देखी गई है और कल जो है कल से लेके आज तक अच्छा खासा इजाफा हुआ है रुपए की कदर में। कल 311 पे बंद हुआ था रुपया और आज 290 पे आ गया है। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, कल स्टेट बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया कि क्रेडिट कार्ड्स की तमाम पेमेंट्स जो ओपन मार्केट रेट के हिसाब से होती थी उनको लिंक कर दिया इंटर बैंक रेट के हिसाब पे। तो वो रेट इंटर बैंक से लिंक कर दिया। जब इंटर बैंक से लिंक किया तो इस वजह से आज ओपन मार्केट में डॉलर कम हुआ है। तो ओपन मार्केट में डॉलर की कमी इसी वजह से हुई है कि इंटर बैंक मार्केट से जो लिंक हुआ है सर्कुलर स्टेट बैंक ने जो कल जारी किया था उसकी वजह से ओपन मार्केट में डॉलर आज 21 रुपये कम हुआ है। ओपन मार्केट में कल डॉलर 311 रुपये पे बंद हुआ था और ये एक एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि डॉलर में मजीद इजाफा होगा क्योंकि इंटर बैंक मार्केट, ओपन मार्केट और ब्लैक मार्केट में तीनों में डॉलर्स के अलग अलग रेट है। अगर मैं इंटर बैंक मार्केट की बात करूं तो इंटर बैंक में डॉलर 285 रुपये के अराउंड ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 311 312 रुपये पे कल बंद हुआ था। 314 315 ऑल टाइम हाई जा चुका है ओपन मार्केट में डॉलर। इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक ने कल मदाखलत की, सर्कुलर का इजरा किया और इस वजह से आज डॉलर कम हुआ। और जब ये सर्कुलर जारी किया गया था तो ये जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशन थी कि आज डॉलर कम होगा, वही हुआ कि आज 21 रुपये कम हुआ। डॉलर 311 रुपये से कम होकर 290 रुपये पे आया ओपन मार्केट में। लेकिन 290 रुपये पे आने के बाद चूंकि अवेलेबिलिटी नहीं है मार्केट में डॉलर की शॉर्टेज है, डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, उस वजह से डॉलर की कदर 290 रुपये से बढ़कर फिर 298 रुपये पे हो गई। यानी कमी के बाद 8 रुपये का मजीद इजाफा हुआ और ये इजाफा इस वजह से हुआ कि डॉलर इस वक्त मौजूद नहीं है। और ये भी मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि इस सर्कुलर के बाद जितनी भी क्रेडिट कार्ड्स की पेमेंट जो डॉलर में की जाती थी उसको जो लिंक किया है इंटर बैंक मार्केट से, तो इंटर बैंक मार्केट से लिंक करने का मकसद ये है कि हमारे रिजर्व्स पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा क्योंकि हमारे पास डॉलर्स का वैसे ही बहरान है, हमारे रिजर्व्स भी कम हैं, तो उसका भी एक दबाव जो है वो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर पे आएगा, जिसकी वजह से इंटर बैंक आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है कि इंटर बैंक का रेट भी इंक्रीज़ करे। और देखें, ये बात तो वाज़ेह है कि इंडिकेशंस तो यही आई हैं और ज़राए भी यही कहते हैं कि बजट जो तैयार हो रहा है उसमें डॉलर का जो रेट है हुकूमत ने वो 290 रुपये का रखा है। तो इस वक्त 285 रुपये के अराउंड अगर डॉलर की ट्रेडिंग हो रही है और बजट 290 रुपये के हिसाब से तैयार हो रहा है तो आइंदा आने वाले दिनों में इंटर बैंक में डॉलर की कदर में इजाफा होगा, हो सकता है। ठीक है, अच्छा हमजा, अगर बात करें हम लोग माशी बदहाली के सबब इस वक्त मुल्क से अफराधी क़ुव्वत का इनखला तेज़ी से जारी है, यानी कि मुल्क में इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हमारे नौजवान जो है मुल्क में वसाइल को फ़रोग़ दे सकें या फिर वो अपनी जॉब वगैरह कर सकें। एक तरह से अच्छी बात भी है क्योंकि पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आएंगे। इस हवाले से आप क्या देखते हैं? देखिए, मौशी बदहाली उरूज पर है, मौशी मसाइल उरूज पर हैं और गुज़िश्ता साल 2022 में तकरीबन 8.5 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर मुलाजमत के लिए बैरून ममालिक गए हैं और ये इनखला बहुत तेज़ी से हो रहा है। मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि जनवरी से लेके मई तक तकरीबन 5 लाख लोग मुल्क छोड़ के जा चुके हैं, यानी सिर्फ 5 महीनों में 5 लाख लोग, यानी अगर मैं एवरेज निकालूँ तो हर महीने 1 लाख आदमी पाकिस्तान छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे सनतें बंद हो रही हैं, बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हो रहा है, महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो ये तमाम अवामिल हैं कि एक आम आदमी इंतहाई परेशान है और वो तरजीह देता है कि वो बाहर जाकर मुलाजमत इख्तियार करे ताकि रेमिटेंसेज आएँ। ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे मुल्क में जितनी तेज़ी से इनखला हो रहा है उतनी तेज़ी से हमारे मुल्क में तरसलात ज़र की शरह में इजाफा नहीं हो रहा है, यानी हमारी रेमिटेंसेज डे बाई डे डिक्रीज़ हो रही है। मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि रवा माली साल के 10 माह में हमारी रेमिटेंसेज 23 बिलियन डॉलर्स की कलेक्ट हुई हैं और अगर मैं गुज़िश्ता साल के 10 माह को उठा लूँ तो हमारी रेमिटेंसेज 25 बिलियन डॉलर थी। यानी ये जो डेफिसिट आया है ये डेफिसिट ब्लैक मार्केट की वजह से आया है। ब्लैक मार्केट का रेट आपको पता है डॉलर का इस वक्त 320-321 रुपये है, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केट की नज़र हो गया हमारा जो एक बैरूनी असासा है और रेमिटेंसेज हमारी मईशत के लिए बहुत कलीदी किरदार अदा करती है। तो जितनी तेज़ी से इनखला हो रहा है लोगों का और लोगों को बाहर जाने में भी दिक्कत का सामना है। यहाँ पे एक और मसला ये है कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं
उनको जिन जिन मसाइल का सामना है उनमें ई नंबर्स का मसला है, वीज़े के ऊपर ई नंबर जारी नहीं होते, फिर मेडिकल का प्रॉब्लम आ जाता है, फिर बायोमेट्रिक का मसला आ जाता है। अभी हमने देखा कि गुज़िश्ता 4 माह कबल जो लेबर तबका सऊदी अरब जाने के लिए तैयार था और वीज़े के ऊपर ई नंबर्स नहीं लग रहे थे, जिसकी वजह से लेबर तबके को इंतहाई मुश्किलात हुई और इसी वजह से लेबर तबके की जो मेडिकल टेस्ट की जो तारीखें होती हैं, मेडिकल टेस्ट करने के हवाले से जो कावानीन होते हैं उसको पूरा करने में उनको दिक्कत का सामना रहा। मेडिकल टेस्ट की तारीखें निकल गई, फिर दोबारा टेस्ट कराया, उसकी इजाफी फ़ीस दी, तो इस वजह से भी हमारी लेबर मार्केट काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क है और वहाँ से जो हमें कोटा मिलता है लेबर मार्केट का वो सबसे ज़्यादा होता है और जब हम उस कोटे को मुकम्मल नहीं कर पाते तो उसका फिर बराह रास्त फ़ायदा भारत उठाता है। फिर भारत के जो मुसलमान हैं वो सऊदी अरब जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए और फिर यहाँ से पाकिस्तान की जो मार्केट है वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाती है। तो जितनी तेज़ी से निखरा हो रहा है 5 महीने में, ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि इन 5 महीने में 5 लाख लोग, यानी हर महीने 1 लाख लोग मुल्क भर से बाहर जाने को तरजीह दे रहे हैं। अब इस 1 लाख लोगों में बहुत सारी चीज़ें अब मैं आपको बता दूं कि इसमें वो लोग भी हैं जो वर्क परमिट पे बाहर जाना चाहते हैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के ज़रिए, इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी लोग हैं जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के ज़रिए बाहर जाते हैं, इसमें बहुत सारे वो लोग भी हैं जो सिर्फ विजिट वीज़े पे बाहर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको कहीं पे नौकरी मिल जाए। और इसमें एजुकेशन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इसमें स्टूडेंट्स भी हैं जो बाहर यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में पढ़ने जाते हैं। तो ये तमाम लोगों को मिलाकर इसका एक मरकब बना है कि 1 लाख फ़र्द पाकिस्तान से हर महीने बाहर जा रहे हैं और ये तारीख में पहली दफ़ा ये अदाद-ओ-शुमार आए हैं कि 5 महीने में 5 लाख लोग मुल्क से बाहर जा चुके हैं मुआशी बदहाली की वजह से। जाहिर सी बात है जब आपके मुल्क में दिन ब दिन महंगाई बढ़ेगी, आपके मुल्क में इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम हाई है। 1975 में हमारा इन्फ्लेशन रेट ऑल टाइम हाई था 38.75 और इस वक्त हमारा इन्फ्लेशन रेट 38.99 पर पहुंच चुका है, यानी 39% इस वक्त इन्फ्लेशन है ऑलमोस्ट। और ग्राउंड रियलिटी का अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड रियलिटी पर एक सारिफ को, कंज्यूमर एंड को 45-48% इन्फ्लेशन का सामना है, क्योंकि बीच में जो गैप है वो करप्शन की नज़र हो जाता है। जाहिर सी बात है होलसेल मार्केट का रेट अलग है, रिटेल मार्केट का रेट अलग है, तो कंज्यूमर एंड तक जाते जाते चीज़ बहुत महंगी हो जाती है। उस वजह से इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ रही है और कंट्रोल नहीं किया जा सकता इन्फ्लेशन को। उसके लिए आपको मुतारिक होना पड़ेगा गवर्नमेंट की टीमों को। और कमिश्नर कराची की जो प्राइस लिस्ट है छपती तो रोज़ाना है, लेकिन उसकी कोई रेट नहीं है। जब रेट नहीं होगी और रेट को कायम करने के लिए सरकारी टीमें मुतारिक नहीं होंगी तो ऑब्वियसली होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट का अलग अलग दाम होगा और एक आम आदमी इंतहाई सबूतास होगा इस दाम से। और उसका यही कहना है कि ये इन्फ्लेशन को रोकने के लिए भी कोई हुकूमत बेहतर से बेहतर पॉलिसी बनाए। और देखें ये अवामिल हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, करप्शन है, सनतें बंद हो रही है, तवानाई का बुरान है, अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल है। ये तमाम अवामिल हैं कि लोग मुल्क को छोड़ने को तरजीह दे रहे हैं, मुल्क से बाहर जाने को तरजीह दे रहे हैं। और जब वो वहाँ जाते हैं उनको रोज़गार मिलता है तो वो रेमिटेंसेस जो पाकिस्तान के लिए कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं मईशत में, तो वो डिस्टर्ब हो रही हैं। और ये हुकूमत हवाला हुंडी की बिल्कुल हवाला हुंडी नेटवर्क कितना फाल हो चुका है। देखिए हम ब्लैक मार्केट को ख़त्म नहीं कर सकते, हमारे मुल्क से ब्लैक मार्केट ख़त्म नहीं हो सकती। ये जो सर्कुलर का इजरा किया गया स्टेट बैंक ने, जो कल सर्कुलर निकाला है 2 माह के लिए, ये भी ये टेम्पररी सलूशन है, परमानेंट सलूशन नहीं है। तो परमानेंट सलूशन को लाने के लिए हुकूमत को कोई ना कोई पॉलिसी बनानी होगी। अब वो बजट के बाद इसके ऊपर जंगी बुनियादों पे काम करे ताकि ओपन मार्केट के अंदर डॉलर को कंट्रोल करे, ओपन मार्केट और इंटर बैंकिंग का जो बड़ा फ़र्क है उसको कंट्रोल करे, ताकि ब्लैक मार्केट में जो डॉलर दिन ब दिन ऊपर जा रहा है वो कम हो सके, कंट्रोल हो सके और रेमिटेंसेज हमारे पास आएँ। क्योंकि रेमिटेंसेज इस वक्त 23 अरब डॉलर पे हम 11 माह की जो हमारी कलेक्ट हुई है ये बहुत कम है। और गुज़िश्ता साल हमारी तकरीबन 26 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस थी, तो ये इतना बड़ा जो डेफिसिट आया इसको कंट्रोल करना होगा। बिल्कुल हुकूमत को चाहिए कि हवाला हुंडी नेटवर्क को कंट्रोल करे। इसके अलावा बाहर से जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं उसको हुकूमत, वो ज़्यादातर रेमिटेंसेस जो हैं वो ब्लैक मार्केट की नज़र हो जाते हैं और हमारी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है ब्लैक मार्केट को कंट्रोल करने में। नाज़रीन वक्त हुआ है एक ब्रेक का, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। अभी ब्रेक कितना है? वेलकम बैक नाजरीन। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हम लोग बात करें, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में क्या रुझान है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तज्ज़ियाकार हमज़ा गिलानी और हमें लाइन पर ही ज्वाइन किया है स्टॉक एक्सपर्ट शहरियार भट्ट ने। शहरियार बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह का रुझान देखा गया, ट्रेडिंग के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? थैंक यू सो मच। देखिए आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हमने देखा कि सुबह पॉजिटिव रुझान देखा गया था
मार्केट में इंटरडे हाई किया 41,481 का। तकरीबन मार्केट 150 पॉइंट प्लस जाने के बाद हमने देखा था कि मार्केट में सप्लाईज आना शुरू हुई, थोड़ी प्रॉफिटिंग देखी। क्योंकि अगर आप इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते हमने शुरू के 2 सेशन में मार्केट में इंतहाई शानदार सेशन जी किए थे। मंडे को 375 पॉइंट का इजाफा हुआ था और ट्यूसडे को 331 पॉइंट का इजाफा हुआ था। तो उसके बाद अब मार्केट में प्रॉफिटिंग ड्यू थी। फिर उसके साथ साथ जिन खबरों पे मार्केट बढ़ी थी वो एक गवर्नमेंट टैक्स लगाने जा रही थी जो रिजर्व के ऊपर कंपनीज थे। उस हवाले से कंपनी से अपनी इमरजेंसी मीटिंग भी कॉल ऑफ कर दी जी और डिविडेंड और बोनस देने का भी इरादा रखती थी। तो बिल्कुल अब ये खबरें जरा दम तोड़ गई हैं, इस हवाले से क्लैरिटी नहीं आ रही, तो जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में थोड़ी प्रॉफिटिंग देखने में आ रही है, थोड़ी सेलिंग देखने में आ रही है। ठीक। बताइएगा शहरयार, बजट सर पे है, स्टॉक ब्रोकर्स किस तरह देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हुकूमत से ब्रोकर्स की? देखिए ये जो बजट इस साल हुकूमत पाकिस्तान पेश करने जा रही है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे टफेस्ट बजट होगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि हम IMF के प्रोग्राम में नहीं है, हमारे रिजर्व बहुत तेजी से कम होते जा रहे हैं। जी सिर्फ $4.1 बिलियन के रिजर्व रह चुके हैं आपके, और IMF को भी रजामंद करना है। और हुकूमत के साथ एक सियासी प्रॉब्लम भी है कि ये इलेक्शन ईयर है, तो उन्हें इस तरह का बजट देना है कि जिससे आम आवाम को अपने वोट बैंक को भी सिक्योर करना है। तो इस मौके पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 1 से 2 सालों में सबसे ज्यादा सफर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने किया है, जो मईशत नीचे आई है बिल्कुल उसके बाद से। तो इम्कान तो यही है और अपील भी यही है कि गवर्नमेंट कोई टैक्सेस में रिलीफ करे, खासतौर पर जो CGT टैक्सेस लगते हैं स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा है, और प्रपोजल दिए हैं स्टॉक मार्केट ने कि इनको जी कम किया जाए। लेकिन ओवरऑल जो रेवेन्यू के टारगेट्स हैं जो हुकूमत ने सेट किए हैं, अब तक इतलात आ रही हैं 9.2 बिलियन रुपीस के ट्रिलियन के टारगेट रखे, अच्छा वो अचीव करना हुकूमत के लिए काफी टफ होगा। ठीक तो इम्कान ये है कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा टैक्सेस इस बजट में लगा सकती है। अच्छा शहरियार, ये बताएं कि IPOs जो हैं वो आना रुक गए हैं, IPOs इस वक्त स्टैंड बाई पर हैं, तो आप समझते हैं कि बजट के बाद IPOs का सिलसिला शुरू हो जाएगा स्टॉक मार्केट में, जिससे मार्केट और बेहतर हो सकेगी? देखिए IPO की जो रफ्तार पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कम हुई है उसकी बुनियादी वजह तो ये है कि जो मार्केट की सिचुएशन है पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा डाउन साइड पे रही है। ठीक और एक ऐसे मौके पे जब मार्केट बहुत ज्यादा स्लिपी होती हैं और इन्वेस्टर्स नहीं होते मार्केट में, तो कंपनीज रिस्क नहीं लेती अपने IPO मार्केट में लेकर आने के लिए। अभी भी काफी ज्यादा IPO हैं जो पाइपलाइन में है, वो सिर्फ इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से बेहतर हो, और जो ही हालात बेहतर होंगे तो आप देखेंगे कि नए IPO भी मार्केट में आपको नजर आएंगे। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया शहरयार भट्ट, स्टॉक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से जितनी भी आजकल ट्रेडिंग चल रही है उसके हवाले से आगाह किया। हमजा, आपकी तरफ आना चाहूँगी। वफाकी वज़ीर तिजारत की कराची में सनतकारों से बहुत अहम मुलाकात हुई है और उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू भी की है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, कल वफाकी वजीर तिजारत सैयद अवैद कमर ने ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के हेड ऑफिस में मुलाकात की थी सनतकारों से। जुबैर मोतीवाला जो CEO हैं ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी के, वो भी मौजूद थे और सनतकारों को यकीन दिलाया उन्होंने कि जिस तरीके से गैस का शॉर्टफॉल है उसको पूरा किया जाएगा। जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट दिन ब दिन गिर रही है, टैरिफ में इजाफा भी है, एनर्जी क्राइसिस भी है, सनतकार इंतहाई परेशान है, क्लोजिंग सर पर खड़ी है, एक्सपोर्ट का हदफ हम हासिल नहीं कर पाए। इंडस्ट्रियलिस्ट ने तमाम उम्मीदें जो हैं, तमाम तवक्कुआत जो हैं वो वफाकी वजीर तिजारत से लगा दी हैं, और कल इसी हवाले से उन्होंने मीटिंग भी की और बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग रही, यकीन दहानी कराई है नवीद कमर ने, और कहा है कि आपके तमाम जो पॉइंट्स हैं, तमाम आपके जो मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, और इस हवाले से बहुत जल्द आफ्टर बजट जो है कि नई हिकमत अमली भी बनाई जाएगी कि गैस की जो शॉर्टेज किस तरीके से पूरी की जाएगी, गैस का टैरिफ क्या होगा, और इस हवाले से उन्होंने इशारा भी दिया है कि वो आइंदा आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म से बाकायदा इस हवाले से मुलाकात करेंगे और ये डिस्कस करेंगे तमाम मैटर्स को, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी, इंडस्ट्री का पहिया मुंजमद हो जाएगा तो हमारी एक्सपोर्ट मुतासर होगी। और वैसे भी आपने देखा है कि लार्ज जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्केल है उसकी शरह हमारी माइनस में चली गई है, वो सेक्टर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। हमारा ऑटो सेक्टर इस वक्त बंद है, 40% माइनस हो गया हमारा ऑटो सेक्टर, 40% रिड्यूस हो गया है, हमारा सीमेंट सेक्टर की एक्सपोर्ट में फ़र्क आया है, हमारी राइस की इंडस्ट्री में फ़र्क आया है, और हमारी जो शुगर है वो उसकी जो एक्सपोर्ट है वो बेहतर रही, लेकिन ओवरऑल अगर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल की मैं बात करूं तो वो डिक्रीज़ हुआ है, उसकी शरह माइनस में चली गई है। तो एक ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, और इसी वजह से इसी तमाम अवामिल को सामने रखते हुए, तमाम नुकात को सामने रखते हुए
कल TDAP के दफ्तर के अंदर जब मुलाकात हुई तो बड़ी फ्रूटफुल रही और बिजनेसमैन ने शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि हमें उम्मीद है कि आप आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठकर कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब करेंगे जिससे आने वाले दिनों में सनतकारों को फ़ायदा होगा। ठीक, अगर आगे बढ़ें और बजट के हवाले से बात करें तो FBR की टैक्स वसूलियों में कमी देखने में आई है और बजट भी सर पे है। आप क्या समझते हैं कि जो FBR की टैक्स वसूलियाँ हैं ये पूरी हो पाएंगी बजट तक? देखें, FBR की टैक्स वसूलियों में कमी तो आनी थी। ठीक। जब आप उन लोगों पे टैक्स लगाएंगे, उन शोबों पे टैक्स लगाएंगे जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हों, तो जाहिर सी बात है उन टैक्स कलेक्शन में प्रॉब्लम आती है। पे महंगाई बढ़ गई है, लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो गई है। जब सेल नहीं होगी, जब एक्सपोर्ट नहीं होगी तो ऑब्वियसली टैक्स कलेक्शन में फ़र्क आता है। 11 माह में टैक्स वसूलियों में 16% का इजाफा तो हुआ है, लेकिन गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जो टैक्स वसूलियाँ हैं वो कम रही हैं। यानी हमने जो टैक्स नेट जो हमने सेट किया था कि हम इतना टैक्स हासिल कर लेंगे, हमने वो हासिल नहीं किया। यानी रवा माली साल के 11 माह में 6,198 अरब रुपए हमारी टैक्स कलेक्शन नहीं है। और ये हमारी टैक्स कलेक्शन जो है वो 6,640 अरब रुपए होनी थी। यानी हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, हम अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाए। मई में हमारी जो टैक्स कलेक्शन है उसमें तो 14% इजाफा हुआ है 2022 के मुकाबले में। मई में हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो ज़्यादा रही। तो ओवरऑल इस वक्त जो टैक्स कलेक्शन में जो कमी आई है उसकी बुनियादी वजह महंगाई है, उसकी बुनियादी वजह सुपर टैक्सेस है, उसकी बुनियादी वजह ऑब्वियसली एक्सपोर्ट का ना होना है, इंडस्ट्री का नहीं चलना है, जिसकी वजह से टैक्स की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई है। बिल्कुल, टैक्स की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई है FBR की जानिब से और बजट सर पे है। बजट में देखा जाएगा कि टैक्सेस कितने मजीद लग सकते हैं और अगले साल रवा माली साल में कितने टैक्स वसूल किए जा सकते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से गवर्नमेंट क्या इकदाम अपनाएगी ये भी आने वाले वक्तों में पता चलेगा। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। स्टॉक मार्केट के हवाले से हम लोग बात कर रहे थे। डॉलर में एक बार फिर से जो है वो कमी आई है और रुपया तगड़ा हुआ है। इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है हमजा गिलानी, उनसे हम लोग बात कर रहे थे और हमें लाइन पे ज्वाइन किया है एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र पराचा ने। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा, रुपया एक बार फिर से तगड़ा हो चुका है और डॉलर की कीमत में कमी आई है और आपने इस चीज़ को बड़ा खुशाइंद करार दिया है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी बिल्कुल, जो स्टेट बैंक ने जो सर्कुलर निकाला है कि बैंक्स को कहा गया है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की जो डॉलर्स की डिमांड है वो आप एक्सचेंज कंपनी की जगह बैंक से पूरी करें जी। तो उसको हमने वेलकम किया। गो कि हमारा उसमें नुकसान है क्योंकि हमारा 80% बिजनेस जो है तो वो खत्म हो गया है, लेकिन मुल्क की मफाद में और इस वक्त जो माशी सूरत हाल है उसको स्ट्रेंथन देने के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये बेहतरीन इक़दाम है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन है स्टेट बैंक का। तो इसके साथ साथ इसका हमने देखा इम्पैक्ट आया। आज जब डे एंड क्लोज हुआ है तो डॉलर कल के में और आज में 12 रुपए डॉलर का फर्क आ गया है जी। यानी कि आज जो हमने क्लोजिंग की है डॉलर की वो 296 एंड 299, कल में और आज में 12 रुपए का फर्क आया है। और वैसे तो कई खबरें चल रही हैं कि कहीं 27, कहीं 26, कहीं कुछ, तो हर आदमी के अपने अपने मकासद हैं। हम लोगों को चाहिए कि ऐसे वक्त में बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करें कि मजीद रुपए को सीसा ना बनाएं और उसको बेहतर अपनी जिम्मेदारी को निभाएं जी। और मैं आगे समझता हूं कि आने वाले दिनों में इंटर बैंक और ओपन मार्केट रेट का फर्क और कम हो जाएगा, यानी कि 2 से 4 रुपए डिफरेंस रहना चाहिए इंटर बैंक और ओपन मार्केट में, क्योंकि ज्यादा डिमांड क्रेडिट कार्ड की थी जी। हाँ, अब हमको ये जरूर देखना होगा कि ये जो बाकी 80% जो करेंसी है वो कहीं ग्रे मार्केट में ना चली जाए, क्योंकि इस वक्त जो डिमांड है ग्रे मार्केट में वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से ज्यादा बढ़ गई है। खास तौर पर जो इंपोर्ट की पॉलिसी है 365 डेज के नाम पे जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है, इंपोर्टर्स को कहा है कि खुद अरेंज करें, लेकिन उन्होंने कोई ऑफिशियल विंडो नहीं दी कि कहाँ से खरीदे, तो वो लाजमी सी बात है कि हवाले से या ग्रे मार्केट से कर रहे हैं। तो इस पे भी नजर रखनी होगी कि कहीं ये करेंसी वहां ना चली जाए। तो इसको बहुत एहतियात से हमको लेके चलना है चीजों को, कि जो बहुत अरसे बाद एक मूवमेंट बनी है अच्छी
کہ ڈالر کا ریٹ ریورس ہونا شروع ہوا ہے اوپن مارکیٹ میں، تو اس وہ قائم رہے اور وہ مزید انٹر بینک کے اندر بھی ریٹ نیچے آنا شروع ہو جائے۔ اچھا ٹھیک ظفر صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو ٹیمپرری سلوشن ہے کہ کل جو اسٹیٹ بینک کی طرف سوری سے، کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ دیکھیں ظفر صاحب یہ تو ٹیمپرری بیس پہ یہ سرکولر کا اجرا کیا ہے، 2 مہینے تک یہ سرکولر ویلڈ رہے گا، اس کے بعد تو پھر دوبارہ سے ہم دیکھیں گے کہ ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہمارے ملک میں ڈالر کی شارٹیج بھی ہے، جس کی وجہ سے آج اگر ڈالر کم ہوا ہے تو کم ہو کے پھر 7-8 روپے مہنگا ہوا، تو یہ جو شارٹیج ہے یہ کیسے پوری کی جائے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور 2 مہینے کے بعد جب یہ سرکولر غیر فعال ہو جائے گا، اس کے بعد پھر ہم نے لانگ ٹرم پالیسی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جناب، بات یہ ہے کہ ابھی تو اس کو 2 مہینے کے لیے امپلیمنٹ کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، کہ تو جو ہمارے پالیسی میکر ہیں میں بھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیں اگر اس کے ریزلٹس اچھے آئے، اور اگر اس کے ریزلٹس اچھے نہیں آئے تو میں بھی یہ 2 مہینے بعد ختم کر دیا جائے۔ لیکن جہاں تک شارٹیج کی بات ہے تو دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ اوپن مارکیٹ میں کرنسی کی کوئی شارٹیج نہیں ہے، صرف اور صرف مسئلہ ہے ریٹ کا، کیونکہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے ہمارے یہاں مارکیٹ میں 2-3 مارکیٹس بن گئی ہیں، ایک انٹر بینک مارکیٹ اور ایک اوپن مارکیٹ جو ایکسچینج کمپنیز کی ہے، اور ایک گرے مارکیٹ نئی ڈیولپ ہو گئی ہے، یعنی کہ ڈاکومنٹڈ اور انڈاکومنٹڈ۔ حوالہ مارکیٹ پہلے بھی تھی اور اب وہ کافی تیزی سے گورنمنٹ پالیسیز کی وجہ سے بہت زیادہ تیزی سے فروغ پا گئی ہیں۔ تو ہم کو اپنی پالیسیز ٹھیک کرنی ہے، کرنسی کی کوئی کمی نہیں ہے۔ خاص طور پہ جیسے میں نے کہا کہ امپورٹرز کو کہا گیا ہے کہ آپ اپنے طور پہ خود ارینج کریں، تو وہ اتنا بڑا بل وہ خود ارینج کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمارا جو شیئر ہے وہ گرے مارکیٹ میں چلا گیا۔ اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ ہماری ریمیٹنسز بھی گر گئی ہیں، وہ بھی گرے مارکیٹ میں چلی گئی ہے، کیونکہ وہاں 30-40 روپے کا فرق ہے، اور ہماری ایکسپورٹ بھی گری، وہ بھی وہاں چلی گئی گرے مارکیٹ میں۔ تو اگر ہم اپنی پالیسیز ٹھیک کر لیں، خاص طور پہ جو اوورسی پاکستانی اور ایکسچینج کمپنیز کو اگر ہم ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دے دیں تو وہ بھی ہماری ریمیٹنسز بڑھ جائیں گی کافی زیادہ، اور انفلوز بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اپنی افغان ایران ٹریڈ پالیسی اور امیگریشن پالیسی ٹھیک کرنی پڑے گی، کیونکہ بہت سا پیسہ ہمارا اسمگل ہو جاتا ہے یا حوالے کی نظر ہو جاتا ہے۔ تو جب تک ہم اپنی پالیسیز کو ریوزٹ نہیں کریں گے تو یہ ہماری مارکیٹس ٹھیک نہیں ہوں گی۔ یعنی کہ جیسا جو اسٹیٹ بینک نے اقدام اٹھایا ہے، اگر تمام گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو پھر ایک پالیسی فیل ہو جاتی ہے، کیونکہ سب ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک ہے، تو سب کو مل جل کے کام کرنا ہے اور سب کو آن بورڈ رکھنا چاہیے، تب جا کے کوئی بات بنے گی۔ اچھا ظفر صاحب دیکھیں ظفر صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے تو ویسے ریزروز جو ہیں وہ بہت کم ہیں، اور 4.1 بلین ڈالرز ہمارے ریزرو ہیں، تو اس سرکولر کے بعد ہمارے ریزرو پر بھی تو امپیکٹ پڑے گا نیگیٹو، جب لنک ہوا ہے انٹر بینک ریٹ سے کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ کا پیمنٹ سسٹم، تو ظاہر سی بات ہے اس کا تو امپیکٹ ہمارے ریزرو پہ پڑے گا نیگیٹو، کیونکہ ہمارے پاس تو ویسے ڈالر کی شارٹیج ہے۔ دیکھیے جناب، ہمارے ریزروز پہ اس کا اثر پڑے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انفلوز بھی بڑھیں گے، کہ جب اوپن مارکیٹ کم ہوگی اور انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ جب قریب ہوگی تو جو ہماری ریمیٹنسز ہیں وہ پھر بڑھ جائیں گی، اور جو ہمارے پاس انفلوز ہیں وہ بھی بڑھنے چاہیے، ایکسپٹ کہ ہم نے اگر گرے مارکیٹ کو کنٹرول کیا بائی پالیسیز ناٹ بائی ڈنڈا۔ تو سختی سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو اپنی پالیسیز ٹھیک کرنی ہے۔ اگر آپ کی آرٹری بند ہے تو آپ کو ڈسپلن نہیں دینی، آپ نے اس کی بائی پاس کرنا ہے، تو اس کو بائی پاس کریں گے تو آرٹری آپ کی کھلے گی، نہیں تو نہیں کھلے گی۔ تو اگر ہم اس کو پین کلر دیتے رہیں گے یا ادھر ادھر کام کرتے رہیں گے تو اس سے بات نہیں بنے گی، اور ایک لانگ ٹرم آپ کو اپنی اکنامک پالیسی بنانی پڑے گی 15-20 سال کے لیے۔ یہ جو سیاسی صورتحال ہے یا ایڈ ہاک بیسس کے اوپر ہماری پالیسیز ہیں وہ ہم کو ختم کرنی پڑیں گی۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ کے ریزرو بھی کم ہوں گے، آپ کے ریزرو نہیں بڑھیں گے، اور آپ کا جو یہ آئی ایم ایف کا جو ایک بڑا مطالبہ تھا کہ جو چند دن پہلے نظر آیا اور حکومت نے آج وہ پورا کیا کہ آپ کا انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ ریٹ میں فرق نہیں ہونا چاہیے، تو وہ بھی گیپ کم ہو جائے گا اور ہم کو آئی ایم ایف سے قسط بھی مل جائے گی۔ لیکن اگر ہم کو سب پیسے آئی ایم ایف سے مل جائیں اور ہم کو دوست ممالک سے بھی مل جائیں امداد،
तो भी बात नहीं बनेगी जब तक कि हम अपनी पॉलिसीज और गवर्नमेंट को सीरियस नहीं होगी, खास तौर पे अपने खर्चे जफर कम साहब, नहीं जिस तरह करेगी। और जो एक जी जफर साहब, जिस तरह अभी आपने अपनी बात में इशारा दिया है कि आईएमएफ से अगर हम लोग डील कंप्लीट कर लेते हैं तो पाकिस्तान में वसाइल जो हैं वो दोबारा बढ़ने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि इनकम्प्लीट ही आईएमएफ प्रोग्राम वो छोड़ देगी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आईएमएफ को इनकम्प्लीटली क्या फरमाया आपने? हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि आईएमएफ प्रोग्राम को इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया जाएगा। देखिए बात ये, हम इस वक्त कोई फैसला आईएमएफ के साथ फैसला करने की पोजीशन में नहीं है। ठीक। हम ये कहते रहे कि हम छोड़ देंगे या ये कर देंगे, बात ये वो हमें नहीं दे रहे पैसे, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो वो हमें नहीं दे रहे। हम ये कहेंगे हम इनकम्प्लीट छोड़ देंगे, जब हमें नहीं देंगे तो फिर हम यही कहेंगे हम इनकम्प्लीट छोड़ लें, तो ये तो कोई बात करने वाली भी है नहीं। कभी हम कहते हैं कि हम आईएमएफ को कुछ समझते नहीं है, उसके बगैर गुजारा कर लेंगे, कभी कुछ कहते हैं, तो ये नामुमकिन है कि हम आईएमएफ के बगैर चल सके। देखिए हम पत्थर के दौर में नहीं जा सकते, हम अलग थलग नहीं हो सकते, और फिर हमारे में जो एक नेशनल स्पिरिट है उस नाम की कोई चीज नहीं है। हम कौम नहीं है, हुजूम है। आप श्रीलंका देख लें, डिफॉल्ट होने के बावजूद आज वहां पे 295 और 96 का डॉलर हो गया है। उनमें कुछ ना कुछ नेशनल स्पिरिट भी है और नेशनलिज्म भी है। हमारे यहाँ तो अभी खुदा ना करे हमने डिफॉल्ट नहीं भी किया तो हम डॉलर का रेट 320 रुपए दे खाए हैं। टेक्निकल डिफॉल्ट तो पहले हम कर चुके हैं जफर साहब, टेक्निकल डिफॉल्ट तो हम पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि ना हम मुकामी कर्जों की अदायगियाँ कर सकते हैं ना ही हम बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ कर सकते हैं, तो एक तरीके से तो हम टेक्निकल डिफॉल्ट पहले ही कर चुके हैं। सोवरेन डिफॉल्ट से हम 3 कदम दूर हैं। देखिए आपकी बात वजह है, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन जब तक हम इसको ऑफिशियली डिफॉल्ट नहीं कहेंगे तो नहीं होगा। और मेरा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। अगर हम अभी भी वक्त है कि हम अपने आप को ठीक कर लें, हम एग्रीकल्चर टैक्स लगा लें, हम अपना टैक्स बेस बढ़ा लें, टैक्स रेट कम कर लें, अपनी इंपोर्ट की जो वैल्यूज हैं आईटीपी वैल्यूज वो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ले आए, अंडर इनवाइसिंग खत्म कर दें और इनवाइसिंग खत्म कर दें, और अपनी जो हम सब्सिडी देते हैं 17.4 बिलियन डॉलर की एलीट क्लास को, उसको अगर पूरा कम ना करें तो आधा कर दें, तो हमारा ये बहुत बड़ा बोझ कम हो जाएगा। अपनी इंपोर्ट को कंट्रोल कर लें, एक्सपोर्ट को बढ़ा लें, ये सारे काम मिलजुल के हो सकते हैं और उसके इंशाल्लाह 6 महीने में असरात आ सकते हैं। लेकिन किसी भी कॉर्नर से कहीं भी कोई सीरियसनेस नजर नहीं आती, कोई फिक्रमंदी नजर नहीं आती। तो ये एक यानी कि हमारी जो पॉलिसीज हैं वो अक्सर 120 डिग्री के ऊपर है, कोई 20 डिग्री पे है तो कोई 180 डिग्री पे है, तो वो सब आपस में क्लैश है। तो ऐसा लगता है कि मफादात का टकराव है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये सबको एक मेज पे बैठना होगा, चाहे उसमें अदलिया हो, चाहे फौज हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, कारोबारी हजरात हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के एक माशी पॉलिसी बनानी होगी कम से कम 20 साल के लिए। अगर उस पॉलिसी बनाने में कोई थोड़ी सी 19-20 बात भी होगी, कोई गलती कोताही भी होगी, लेकिन अगर हमारी नीयत ठीक होगी तो इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि देखिए मैं ये कहता हूँ कि जो पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स हैं वो बेहद अच्छे हैं, वो खराब नहीं है। हम इस वक्त इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स की नजर हुए हैं और चाइना और अमेरिका की लड़ाई में हैं। अगर जैसे 2 बड़ी मायशी ताकतें हैं अमेरिका और इंडिया, अगर उनके भी कर्जे रोल ओवर होना बंद हो जाए तो वो भी डिफॉल्ट कर जाएंगे। तो हमारे साथ भी यही हो रहा है कि बहुत छोटी छोटी अमाउंट्स हमें रोल ओवर नहीं करने दी जा रही। तो मैंने जैसे कहा कि हमारे फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स ठीक है, जो डायनामिक्स है। देखिए हमारी 60 बिलियन डॉलर की इनकम है डॉलर्स के अंदर, और 60 ही बिलियन डॉलर की हमारी इंपोर्ट है। अगर हम 10 से 15 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट को कंट्रोल कर लें और अपनी 10 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ा लें और 10 बिलियन डॉलर की हम अपनी रेमिटेंसेस बढ़ा लें, जो कि बहुत आसान है, तो वो हम बहुत हद तक हम जो ऑक्सीजन सिलेंडर पे लगे हैं उससे निकल जाएंगे हम। बिल्कुल, हम लोग अगर अपनी इंपोर्ट को बेहतर कर लें तो हम लोग जो ऑक्सीजन सिलेंडर पे लगे हुए हैं उससे बाहर निकल आएंगे। ज़फ़र पराचा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का रुझान कैसा रहा। इसके अलावा डॉलर में जो है ख़ासी कमी देखने में आई है कल से लेके अब तक, और रुपये के कदर में काफ़ी बेहतरी देखने में आई है। इसके अलावा पेट्रोल की कीमत में भी हमने अच्छा खासा एक फ़र्क देखा। हमारी गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज़ बनाई हैं, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं,
फी الحال, लेकिन देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इसके क्या असरात मुरतब होंगे। तज्जिया कार हमजा गिलानी स्टूडियोज़ में मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।